गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ड्रग एब्जॉर्प्शन। यह आपका फार्माकोलॉजी का फर्स्ट यूनिट का थर्ड टॉपिक है। इसमें हमें पढ़ना है ड्रग एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन, इसके मैकेनिज्म और इसके फैक्टर्स। ये जो ड्रग एब्जॉर्प्शन है ये फार्माकोकाइनेटिक्स, हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो आपका फार्माकोकाइनेटिक्स है ये ऑलरेडी आपका किसमें चार पार्ट्स में है, ए डी एन ई। ए स्टैंड्स फॉर एब्जॉर्प्शन, डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम स्टैंड्स फॉर मेटाबॉलिज्म और E stands for excretion। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन। हमें ये चारों टॉपिक्स पढ़ने हैं। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, आप कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिसिन जब आप अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर कराते हैं, इनटेक कराते हैं, तो वो जो ड्रग है वो आपकी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होती है, क्या प्रोसेस होते हैं, उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। क्या है इसमें, when we take any drug through oral route, जब हम oral route माउथ के थ्रू हम कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर कराते हैं, it goes into stomach, वो हमारे स्टमक में जाती है, in which जिसमें disintegrate and dissolution takes place। disintegrate मतलब टूटना, जो आपकी ड्रग है वो ब्रेक होती है, dissolution मतलब पानी के साथ वो घुल जाती है। dissolution take place and drug reach into intestine। फिर उस आपकी जो बॉडी में स्टमक से वो इंटेस्टाइन में पहुंचती है, आपकी जो ड्रग है, जो मेडिसिन है। नाउ आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब इनटू ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन थ्रू मेम्ब्रेन। अब क्या होता है, जो आपकी ड्रग है अभी आपकी डिसइंटीग्रेट हुई, डिसोल्यूशन हुई, अब वो एब्जॉर्ब कैसे होगी आपकी बॉडी में, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है इनटू ब्लड, आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। कहां से, इंटेस्टाइन से, थ्रू मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन के थ्रू आपकी बॉडी में वो क्या हो जाती है, इंटेस्टाइन के थ्रू आपके ब्लड में वो एब्जॉर्ब हो जाती है ड्रग। तो ये आपका मेन प्रोसीजर है कि ड्रग को एब्जॉर्ब कैसे किया जाता है। दो प्रोसेस होते हैं, डिसइंटीग्रेट और डिसोल्यूशन, और उसके बाद आपकी जो ड्रग है वो ब्लड में जाके एब्जॉर्ब हो जाती है थ्रू द इंटेस्टाइन। फर्स्ट इट रीचेस टू द स्टमक, आफ्टर दैट इट इंटेस्टाइन, एंड इंटेस्टाइन के बाद वो ब्लड में आपकी एब्जॉर्ब हो जाती है। नाउ अब हम पढ़ते हैं टाइप। एग्जाम में ये पॉइंट आपका टाइप्स, मैकेनिज्म या क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। शॉर्ट नोट पे आ सकते हैं 3 मार्क और 5 मार्क में। तो हम इसमें देखते हैं इसकी कितने टाइप्स हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है और इसका क्लासिफिकेशन क्या है। इन सबका एक ही आंसर है, क्या है। सबसे पहले देखते हैं पैसिव डिफ्यूजन। व्हाट इज पैसिव डिफ्यूजन। अब देखो ये एमसीक्यू बेस पे भी क्वेश्चन बनता है कि पैसिव डिफ्यूजन को आप नॉन आयनिक डिफ्यूजन भी बोलते हैं। व्हाट इज नॉन आयनिक डिफ्यूजन और व्हाट इज पैसिव डिफ्यूजन, बोथ आर सिमिलर, बोथ आर सेम। आपका क्या है, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं कि नॉन आयनिक डिफ्यूजन क्या है आपका, फैसिलिटी डिफ्यूजन है, पैसिव है, एक्टिव है, पोर है, ट्रांसपोर्ट है। तो यू शुड नो कि हम पैसिव डिफ्यूजन को नॉन आयनिक बोलते हैं। तो इस पर आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है। अब देखिए क्या होता है इसमें, इट इज द मेजर प्रोसेस ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर देन 90% ऑफ ड्रग। 90% जो आपकी ड्रग है वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ही आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। जब भी आपका वर्ड एब्जॉर्ब होता है ना कि आपका ड्रग एब्जॉर्प्शन, इसका मतलब होता है कि कोई भी ड्रग या मेडिसिन वो ब्लड में कैसे जा रही है, हम उसी प्रोसीजर को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ब्लड तक पहुंचाना, ब्लड इनटेक करता है आपकी ड्रग को या मेडिसिन को। अब देखिए क्या होता है ऐसा, द काइनेटिक एनर्जी, के स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी। The kinetic energy of drug molecules is responsible for this water soluble drug, अब देखिए जो आपकी ड्रग मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, आपने जो ड्रग अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर कराया है उसकी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या रोल प्ले करती है,
अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी आपकी ड्रग मॉलिक्यूल्स के अंदर तो वो मूव ही नहीं कर पाएंगे। जब वो मूव ही नहीं करेंगे तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएंगे आपकी बॉडी में। तो ये मूव कैसे करते हैं, कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। अब आपको ये अगर एग्जाम में आता है तो आपको डायग्राम भी बना के आना है कि इसमें क्या होता है। लिपिड, लिपिड क्या होता है आपका, वाटर सोल्यूबल। लिपिड क्या होते हैं, जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो वाटर सोल्यूबल होती है, इसीलिए जो लिपिड्स होते हैं वो इजीली वाटर में क्या हो जाते हैं, आपके सोल्यूबल होते हैं। अब देखिए क्या है, ये आपके लिपिड्स है, ये आपकी क्या है, ये आपकी ड्रग है। ये जो ट्रायंगुलर शेप में है ये आपकी ड्रग है, ये आपके लिपिड्स है, ये आपकी मेम्ब्रेन है, ये आपका ब्लड है। अब आपकी जो ड्रग है उसको यहां तक कैसे आती है वो, ये आपकी चीज, ये आपको एक्सप्लेनेशन आपको समझाती हूँ। यहां पे क्या होता है आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन, और ये क्या है आपका लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए क्या है, जब आपके जो पार्टिकल्स है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, उसी को हम बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन। डिफ्यूजन और इसी चीज की, और ये जो मूव करते हैं ये किसकी वजह से मूव करते हैं, हायर टू लोअर, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आपके ड्रग मॉलिक्यूल्स में, पार्टिकल्स में अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं प्रेजेंट होगी तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है, इट मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और वो आपकी यहाँ पे ब्लड है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आपकी बॉडी में इस तरह से जो मेडिसिन है, जो ड्रग है, वो इस तरह से पूरी बॉडी को आपकी मिलती है। अब देखिए ये क्या है, इट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज नथिंग, इट जस्ट अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। दैट मीन्स कि ये भी क्या है आपका एक, जो आपकी इंट्रासेल्युलर और जो एक्स्ट्रासेल्युलर मेम्ब्रेन होती है आपकी, इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर आपकी जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन जहाँ पे वर्ड है उसका मतलब ये होता है कि मूवमेंट होना, यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में मेरे पास क्या है, बहुत ज्यादा मैक्सिमम मेरे पास क्या है, यहाँ पे सपोज मेरे पास यहाँ पे ड्रग्स है, ड्रग्स के पार्टिकल है। अब क्या है, इसमें काइनेटिक एनर्जी है तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे आपका लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे आपका ब्लड है, तो ये बट ऑब्वियसली कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल अगर दूं डे टू डे लाइफ का, कि आपका पानी है, आपका कहीं पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है तो पानी कहाँ मूव करेगा, आपका ऑटोमेटिक है कि जहां पानी नहीं होगा वो आपका वहां फ्लो करेगा। तो दैट इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो आपका यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन में आपकी ड्रग्स पार्टिकल है, यहाँ पे आपका ब्लड है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ से यहाँ मूव करने को, और ये आपकी एक मेम्ब्रेन है। मैंने आपको ऐसी क्लीमेंट डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये आपकी मेम्ब्रेन है। बट एग्जाम में आपको ऐसे आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना है, लिपिड्स है, ये आपकी मेम्ब्रेन है, ये ब्लड है, आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है। ये काइनेटिक एनर्जी है हायर टू लोअर, तो एग्जैक्टली ये मेम्ब्रेन से मूव हुआ हायर टू लोअर, और इसी चीज को हमने क्या बोला है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यही आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, तो ये इस पर डिपेंड करता है। जो पैसिव डिफ्यूजन है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर ही डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज नथिंग, इट जस्ट अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। कैन यू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस? अब हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट। अभी हमने पैसिव डिफ्यूजन को डिस्कस किया, हम देखते हैं पोर ट्रांसपोर्ट क्या होता है। पोर जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम पोर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इसको हम कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क फ्लो और फिल्ट्रेशन, ये तीनों टर्म्स किसके लिए यूज होती है, आपकी पोर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होती है। ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मॉलिक्यूल्स को सेल्स में ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका पोर ट्रांसपोर्ट। पोर ट्रांसपोर्ट में ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स का क्या मतलब होता है यहाँ पे,
ड्राइविंग फोर्स का मतलब है यहाँ पे कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, जो आपका पोर्ट ट्रांसपोर्ट है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और ऑस्मोटिक डिफरेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन। ऑस्मोटिक डिफरेंस क्या होता है आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है आपका, जब कोई आपकी मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है यहाँ पे आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन है और ये आपका लो कॉन्सेंट्रेशन है। जब आपका मूवमेंट होता है हायर टू लोअर, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक डिफरेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस पर ये वर्क करता है। अब देखिए क्या होता है इंपॉर्टेंट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि पोर्ट ट्रांसपोर्ट में क्या आपका एब्जॉर्ब होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, दैट मीन्स कि जिसका 100 से कम होता है वेट, ठीक है। लोअर मॉलिक्यूलर वेट, लोअर मॉलिक्यूलर साइज, जिनका मॉलिक्यूलर साइज भी बहुत कम होता है, वेट भी बहुत कम होता है, ठीक है। वो और कितना होता है आपको लोअर मॉलिक्यूलर वेट अप टू 400 डेल्टन्स, जिसका अप टू मतलब सिर्फ 400 तक ही उनका वेट होना चाहिए, वो आपके पोर्ट ट्रांसपोर्ट में आपके क्या होते हैं एब्जॉर्ब होते हैं। अब देखो इसका हमने देखते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्ट ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं, कनेक्टिव, फिल्ट्रेशन और बल्क फ्लो। सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि इसको कौन, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका पोर्ट ट्रांसपोर्ट, मॉलिक्यूल्स को सेल्स में ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है आपका पोर्ट ट्रांसपोर्ट। थर्ड हमने क्या पढ़ा, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसका क्या ड्राइविंग फोर्स है, ऑस्मोटिक डिफरेंस और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्थ हमने क्या पढ़ा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंस इन एब्जॉर्प्शन, किसको ये एब्जॉर्ब करता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट साइज कम होता है उसको ये एब्जॉर्ब करता है। दैट्स इट अबाउट द पोर्ट ट्रांसपोर्ट। नाउ वी कम टू द आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। आयन पेयर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, व्हाट इज आयन पेयर, जिसमें एक कैटन और एक एनायन दोनों ही इन्वॉल्व होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इसमें क्या है आपका, which ionize under all pH condition is ion pair transport, जिसमें जो भी आपकी pH कंडीशन है वो आयनाइज हो जाता है। आयनाइज का मतलब क्या होता है, जब कैटायन और एनायन रिलीज होता है, दैट इज आयन पेयर कंडीशन। अब देखते हैं एग्जांपल क्या है, इसमें कौन सा आता है आपका ड्रग, प्रोप्रेनॉल, एक बेसिक ड्रग है जो आयन पेयर आपका होता है विद ओलिक एसिड, इज एब्जॉर्ब बाय दिस मैकेनिज्म। अब देखो एक कैटायनिक, ये आपका एक कैटायन है जो प्लस में है, एनायन जो माइनस में है, ये आपकी एक मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हुई है यहाँ पे। अब क्या है, ये आपका ड्रग जो ये ब्रेकेज में है आपका ये फ्री ड्रग है। अब ये आपकी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होगी, कैटायन एनायन यहाँ पे आपका मेम्ब्रेन को एक क्रॉस के थ्रू ये आपके यहाँ पे पास ऑन हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। कैटायन एनायन यानी कि आपकी जो ड्रग है वो ब्रेक हो जाएगी और उसके बाद मेम्ब्रेन के पास ऑन थ्रू होके वो उसमें आपका डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। अब आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू बेस पे। ये जो तीनों टर्म्स है इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। व्हाट इज पिनोसाइटोसिस, क्या होता है आपका, it involves in unicellular organisms like amoeba. The cell takes up fluid from its surrounding. पिनोसाइटोसिस आपका यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। इसमें एक जो आपका सेल होता है अपनी सराउंडिंग से वो लिक्विड को लेता है और उसको एब्जॉर्ब करता है, दैट इज पिनोसाइटोसिस। इस पिनोसाइटोसिस को हम और क्या बोलते हैं, सेल ड्रिंकिंग। अब आपका एमसीक्यू में आपका आ सकता है कि सेल ड्रिंकिंग किसको बोलते हैं, और ये टर्म्स आ सकती है आपकी पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। तो यू शुड नो कि सेल ड्रिंकिंग कॉल्ड पिनोसाइटोसिस, जिसमें आपका ये सब किस में होता है, आपका यूनिसेल्युलर अमीबा में होता है। ये जो सेल है अपने सराउंडिंग से फ्लूइड लेता है। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, टेकिंग ऑफ लार्ज सॉलिड मैटर, इसमें सॉलिड मैटर लिया जाता है, दैट मीन्स इसमें लिक्विड इन्वॉल्व नहीं होता और इसमें फैगोसम्स बनते हैं। वो जो लार्ज आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, उसी को हमने क्या बोला है यहाँ पे, फैगोसम्स बोला है। और फैगोसाइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, सेल ईटिंग। अब आ जाते हैं एंडोसाइटोसिस। व्हाट इज एंडोसाइटोसिस,
ड्रग और कंपाउंड नॉट रिक्वायर्ड टू बी एक्वस सोल्यूशन। किसी भी ड्रग और कंपाउंड को जब एक्वस सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एब्जॉर्ब होने के लिए, दैट मीन्स उसको वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है एब्जॉर्ब होने के लिए, उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अब आपके माइंड में होगा ऐसी कौन सी चीज होगी जो बिना ही वाटर के एब्जॉर्ब हो जाएगी हमारी बॉडी में? जैसे आपका फैट है, आपका स्टार्च है, आपके ऑयल सोल्यूबल विटामिन्स है, ADENK। ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑयल सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं? ADNK। इसको हम एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। इसका आपको तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए बहुत ध्यान से, ये आपके MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। काइंडली टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ अब हम 7th पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, इन सब के बारे में पढ़ा, आयन पेयर आयनाइजेशन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपका जस्ट ऑपोजिट है पैसिव ट्रांसपोर्ट में। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या था आपका, जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट था, दैट मीन्स मूवमेंट होती थी हायर टू लोअर, उसको बोलते थे हम पैसिव। अब एक्टिव की उसका जस्ट ऑपोजिट है, इसमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन पे आपकी मूवमेंट होती है। अब आपकी लोअर टू हायर मूव हो रही है चीज, तो इसलिए इसको एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है। और इसको कौन सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब देखते हैं इसमें क्या है, रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। In this transport, drug molecules move against the concentration gradient. As I already told you, concentration gradient is nothing. It just आपका एक diffusion होता है जो higher to lower move होता है across the cell membrane. उसको हम concentration gradient बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या है इसमें, ये against move करता है। अभी तक हमने higher to lower movement देखी है। अब देखो सपोज आपके यहाँ पे, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के थ्रू, डे टू डे के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपके यहाँ पे एक स्पेस है जहाँ पे बहुत थोड़ा सा पानी है और यहाँ पे बहुत सारा पानी पड़ा है। अब जो फ्लो होगा, जनरली आप क्या देखते हैं कि जहाँ पे ज्यादा पानी है वहां पे ये आपका ऐसे फ्लो होता है हायर टू लोअर। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जहाँ पे थोड़ी सी चीज है, थोड़ा सा आपको यहाँ पानी पड़ा है और ये मूव कहाँ जा रहा है, आपका हायर जगह पे मूव हो रहा है, लोअर टू हायर। अब जब छोटी सी चीज को आपको थोड़ी सी, जब आपको ऑलरेडी थोड़ी सी स्पेस में आपको यहाँ पे पानी है और ये आपका वहां पे जा रहा है जहाँ पे आपको ऑलरेडी एक आपका ओशियन है, आपका एक यहाँ पे वेल है और थोड़े से स्पेस से आपका ग्राउंड वाटर किसी ओशियन की तरफ मूव कर रहा है, तो उस प्रोसेस के लिए आपको एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होगी। यही आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और इसी को बोला है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। दैट्स इट। अब इसमें हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। अब एटीपी क्या होता है, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है और वो हाइड्रोलिसिस होकर आपका क्या बनता है, एडीपी। एंड व्हाट इज एडीपी? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब देखिए, अगर ये एग्जाम में आता है, आपको ये डायग्राम भी बनाना है। ये आपका इस तरह से आपकी ये ड्रग्स हैं, ये आपका क्या है, एटीपी है आपका। अब ये इसके थ्रू आपका क्या आया, यहाँ पे आपकी एक ड्रग आई, ये आपका एटीपी से एडीपी हुआ और ये आपका यहाँ से रिलीज हो गया, ये यहाँ से आपका बाहर आ जाएगा और ये आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पे आपका ब्लड है, ये आपकी मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो आपके मेम्ब्रेन में यहाँ से आया, हाइड्रोलिसिस हुआ, एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हुआ एंड ब्लड में वो मिक्स हो गया। अब देखते हैं एटीपी आपका कैसे बनता है। जब आपका एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का, उसमें आपके 38 एटीपी बनते हैं और एक एटीपी से आपके 2 एटीपी बनते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। इट्स जस्ट अ चेन कि एक मॉलिक्यूल से 38 एटीपी बनेंगे, एक एटीपी से 2 एटीपीज बनेंगे। अब आपका लास्ट पॉइंट है 8th पॉइंट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये हम जो टाइप्स कर रहे थे उसका 8th पॉइंट और लास्ट पॉइंट है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है,
drug molecules move across the concentration gradient, but with the help of any carrier body it work much faster than simple passive diffusion. अब देखिए मैंने आपको बताया पैसिव डिफ्यूजन के बारे में. पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस ही मूव करता है. तो आपका फैसिलिटेड डिफ्यूजन में भी एग्जैक्टली वही होता है कि हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही ये भी मूव करता है. बट इसको क्या चाहिए होता है, इसको एक कैरियर बॉडी चाहिए होती है. दैट मीन्स इसको एक मीडिएटर चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है जिसके थ्रू वो मूव कर सके आपके मेम्ब्रेन तक. तो इसमें आपका क्या है, यहाँ पर आपकी ड्रग्स है, यहाँ आपका ब्लड है, और ये आपका क्या हुआ, इस तरह से आपकी इसमें ड्रग आई. ठीक है, ये ड्रग आपकी ऐसे आई, ये आपकी कैरियर बॉडी है, ये मूव हुई और यहाँ से आपकी ब्लड के अंदर आ गई और एब्जॉर्ब हो गई. और ये जो आपका प्रोसेस है ये फास्टर होता है. आपका फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो है ये पैसिव से आपका फास्टर होता है. क्यों फास्टर होता है पैसिव से? क्योंकि इसमें मीडिएटर, कैरियर बॉडी, एक मीडियम इन्वॉल्व होता है जो इस काम को, उस प्रोसेस को जल्दी करा देता है. अदरवाइज ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपका पैसिव डिफ्यूजन की तरह होता है. देखो मैं एक बार फिर से एक्टिव, पैसिव और फैसिलिटेड में डिफरेंस आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. क्या क्या है? पैसिव में क्या होता है आपका, एक आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आपकी मूवमेंट होती है, यानी कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस होती है. इसमें कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे सब कुछ डिपेंड होता है. ये आपका पैसिव है. एक्टिव में आपका क्या होता है, पैसिव से जस्ट ऑपोजिट होता है आपका एक्टिव में. इसमें आपकी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है और आपका जस्ट ऑपोजिट होता है, लोअर टू हायर मूव हो रहे हैं. तो इसमें आपको एटीपी, इसमें आपको एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. अब एटीपी कैसे बनता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से आपके 38 एटीपी बनते हैं और एक एटीपी से आपके 2 एडीपीज बनते हैं. अब हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द फैसिलिटेड डिफ्यूजन. इसमें आपने क्या पढ़ा है कि ये जस्ट आपका पैसिव डिफ्यूजन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें आपका क्या डिफरेंस है, इसमें सिर्फ आपका एक ये डिफरेंस होता है, इसमें आपका एक मीडियम, एक कैरियर, एक मीडिएटर इन्वॉल्व होते हैं. उस कैरियर, मीडियम और मीडिएटर की वजह से ही आपका ये जो प्रोसीजर होता है फैसिलिटेड वाला, ये पैसिव डिफ्यूजन से फास्टर होता है. आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और ये 8 पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे. अब हम लास्ट पढ़ेंगे ड्रग एब्जॉर्प्शन का पॉइंट, इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे. काइंडली टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. अब हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द ड्रग एब्जॉर्प्शन. कौन कौन से फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी बॉडी में ड्रग को एब्जॉर्ब कराने के लिए. तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा फिजिकल स्टेट ऑफ द ड्रग. तो आपकी जो ड्रग है उसकी फिजिकल स्टेट, वो फिजिकली कैसी है, वो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कैसे? जैसे कि आपकी एक ड्रग है, वो ड्रग्स इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड आर वेल एब्जॉर्ब देन सॉलिड गैसियस आर क्विकली एब्जॉर्ब बाय द लंग्स. आपकी जो लिक्विड फॉर्म की ड्रग है वो ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होगी आपके ब्लड में एज कंपेयर टू द आपका सॉलिड फॉर्म या पाउडर फॉर्म में है. तो आपकी फिजिकल स्टेट इंपॉर्टेंट है. सेकेंड आपका फैक्टर हो जाता है पार्टिकल साइज. क्या साइज है? अब जितना स्मॉल पार्टिकल होगा वो उतनी जल्दी आपकी बॉडी में आपका एब्जॉर्ब होगा. जितना बिग पार्टिकल होगा उसको डिसोल्यूशन होने में, डिसइंटीग्रेट होने में उतना ही वक्त लगेगा. तो वो उतना ही टाइम टेकन प्रोसीजर होगा आपकी बॉडी में ब्लड ड्रग को एब्जॉर्ब कराने के लिए. तो आपका पार्टिकल साइज क्या है? ड्रग्स हैविंग स्मॉल पार्टिकल साइज आर easily absorbed like corticosteroid, एंटीबायोटिक लाइक क्लोरामफेनिकोल. अब देखिए जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है ये आपका एक एंटीबायोटिक है और आपका ये जो है आपका क्लोरामफेनिकोल है, ये जनरली आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहाँ यूज होता है आपका? मेनली आपका अर्थराइटिस में यूज होता है, यानी कि जोड़ों के दर्द में आपका यूज होता है. मेनली जो ये है ये आपका एक एंटीबायोटिक है. ये आपका जो क्लोरामफेनिकोल है आपका फीवर के लिए यूज किया जाता है. इट इज ऑल्सो एंटीबायोटिक. तो इनका जो साइज है ये बहुत स्मॉल होता है, इनके जो साइज पार्टिकल साइज है, इसलिए बहुत इजीली आपका एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में. थर्ड आपका आ जाता है पीएच ऑफ ड्रग. अब हम देखेंगे पीएच कैसे इंपॉर्टेंट है. आपका एसिडिक और बेसिक ये भी बहुत मैटर करता है कि जो आपका ड्रग है वो एसिडिक मीडियम का होगा, वो ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा एज कंपेयर टू जो बेसिक मीडियम के ड्रग्स होते हैं.
तो एसिडिक मेडिसिन such as salicylates, barbiturates are rapidly absorbed from the stomach. Basic medications are absorbed until it reach the small intestine. आपका जो बेसिक मेडिसिन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाकर फिर आपके एब्जॉर्ब होते हैं और एसिडिक आपके स्टमक में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये आपके ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं, जो आपके जितने भी बार्बिचुरेट्स हैं, आपके सैलिसाइलेट्स हैं। अब आ जाता है आपका फोर्थ पॉइंट, फॉर्मुलेशन, कि आपका जो ड्रग है उसका फॉर्मुलेशन कैसा बना है। जैसे जो टेट्रासाइलिन है, टेट्रासाइलिन आपकी किस में दी जाती है, या आपकी फीवर में, वॉमिटिंग में, डायरिया में, या आपकी उसमें मेडिसिन दी जाती है आपके टेट्रासाइलिन। इसको लेने के बाद आपको दूध का इंटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध में कैल्शियम होते हैं और वो कैल्शियम क्या करता है, उस मेडिसिन, उस ड्रग की जो एब्जॉर्बिलिटी होती है उसको रिड्यूस कर देता है। तो व्हेन calcium and magnesium ions are utilized as formulation ingredients in a dose form, the absorption of tetracycline is reduced. So that's why हम मना करते हैं कि जब आप टेट्रासाइलिन का इंटेक करें तो आप अवॉइड करें दूध को लेने के लिए। नाउ अब हम देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि आपका कौन सा रूट है ड्रग को एडमिनिस्टर कराने का। ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये आपका। जैसे कुछ ड्रग्स होती है जो पेरेंटल मोड के थ्रू आप लेते हैं तो ही वो एब्जॉर्ब होती है, अगर आप उसको ओरल रूट के थ्रू लेंगे तो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप पे हम लेते हैं इंसुलिन, इंसुलिन के इंजेक्शन ही आते हैं, यानी कि वो पेरेंटल रूट के थ्रू ही आपकी बॉडी में एडमिनिस्टर कराई जाती है। इंसुलिन की आप टैबलेट्स नहीं देखेंगे कि आप उसको ओरल इंटेक कर सके। Some drugs are absorbed only on parental administration and it fails to get absorbed on oral administration, example insulin. Now the sixth point is concentration. What is concentration here? कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, जो जिस फॉर्म में आपकी आप टैबलेट है, आपकी मेडिसिन, आपकी ड्रग आपको मिली, आपने उसको उसी फॉर्म में लिया, आप उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो आपकी जो ड्रग होगी वो ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होगी एज कम्पेयर टू जो डाइल्यूट फॉर्म में होती है। डाइल्यूट फॉर्म में कौन सी होती है, कुछ मेडिसिन होती है जो आपको पाउडर फॉर्म में मार्केट से मिलती है, उसमें आप वाटर ऐड करते हो फिर उसका इंटेक करते हैं, तो वो आपकी लेट में एब्जॉर्ब होती है एज कम्पेयर टू कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। तो यहाँ पे यही मेंशन है कि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स आर क्विकली एब्जॉर्ब देन डाइल्यूट सोल्यूशन। और ऐसा क्यों होता है कि डाइल्यूट सोल्यूशन जो है वो बाद में क्यों एब्जॉर्ब होती है, डाइल्यूटेड जो होते हैं, क्योंकि उसमें हम वाटर सम टाइम जितना मेंशन होता है उससे कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हम मेंशन कर देते हैं, और उस पाउडर को जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं, जो भी आपका जहाँ से मेडिसिन बन कर आ रही है, पाउडर फॉर्म में बन के आ रही है, उसका जो रेशियो होता है वो इस हिसाब से बनाया जाता है कि जनरली जो पाउडर फॉर्म वाली होती है वो मैक्सिमम 14 डेज तक आपको यूज़ करनी होती है। एक बार उसमें वाटर मिलाने के बाद 14 दिन के बाद वो दवाई ख़राब हो जाती है। बाकी आपकी जो टैबलेट्स या सिरप है वो आपका प्रोसीजर होता है आपका 12 मंथ्स, आपका 24 मंथ्स, इट डिपेंड ऑन द क्राइटेरिया कि बॉटल पे क्या मेंशन है, तो वो आपकी ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होती है एज कम्पेयर टू डाइल्यूट सोल्यूशन। आई होप आपको ये सारे पॉइंट, सारे फैक्टर्स समझ आए होंगे। काइंडली टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।